हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू ढोल के क्या क्या खबरें आ रही हैं। आईपीएल में फिक्सिंग की खबर आ चुकी है कि राजस्थान रॉयल्स ने कोई मैच वैच फिक्स कर दिए हैं। पहले भी एक दफ़ा इन्वॉल्व हो चुके हैं लेकिन इस दफ़ा अकेले ही हो रहे हैं। उसके अलावा पेशावर और कराची का बहुत ही थ्रिलिंग मैच हो गया है जिसके अंदर बाबर के ऊपर भी बातें हो रही हैं कि क्या इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली थी कि बुरी खेली थी, फास्ट खेली थी कि स्लो खेली थी। इसके अलावा जो आईपीएल का मैच हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो चलो। खैर सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की जो फिक्सिंग की खबर आ रही है। हुआ ये है कि किसी एक एमएलए साहब ने एक्यूज कर दिया है राजस्थान रॉयल को कि ये फिक्सिंग कर रहे हैं। वो अक्सर इस तरह हमारे अंकल होते हैं ना जो कुछ भी मैच देखने के बाद फौरन बोल देते हैं कि ये बिके में, ये सारे बिके में, ये सब अंदर से मिले हुए हैं। उसी किस्म का मुझे कोई क्लेम लग रहा है लेकिन पब्लिकली उन्होंने कह दिया और मेरे ख्याल में उनके कोई वोटर भी हो गए, एमएलए हो गई, तो मसला बन चुका है। वैसे आपस की बात है, मैचेस हुए बड़े मशकूक हैं। खैर वैसे पिछले मैचेस में जिस तरह राजस्थान रॉयल्स हारा है ना, जितनी गंदी परफॉर्मेंस, अजीब परफॉर्मेंस देखी। जसवाल हर दफ़ा जो है वो 90-100 रन बना रहे हैं, वो जा रहे हैं 100 के ऊपर एक आउट होता है, पीछे 40 बॉलों के ऊपर 42 रन बनाने होते हैं, फिर भी वो हार रहे होते हैं। तो किसी को भी शक तो हो जाए कि ये किस किस्म की इनिंग्स हो रही है, किस किस्म की बैटिंग्स हो रही है। पिछला मैच जो मेरा ख्याल में उनका एलएसजी के साथ हुआ था उसके ऊपर ये बातें हो रही हैं। उससे पिछले मैच में भी यही हाल किया था इन्होंने, एग्जैक्टली इसी किस्म का सिनेरियो था। एंड में आके जो है वो सिंगल डबल भी डिनाई हो रहे थे और अजीब किस्म के तरीके से वो भी हारे थे। अभी ये वाला भी हार गए हैं। मशकूक मैचेस तो हुए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और अब इस किस्म की बात भी होगी। खैर इसके ऊपर राजस्थान रॉयल्स ने भी अभी आपस में मशवरा करके जवाब दे दिया कि ये सब बकवास कर रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत लगा दी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर, उन सबको कह दिए कि इसका मुंह बंद कराओ, ये बकवासें कर रहे हैं तुम लोग का जो पॉलिटिशियन। खैर मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं वो अक्सर इसी तरह मुंह के फायर और जुलाब करते रहते हैं। आई डोंट नो, इंडिया में भी हम प्रीटी श्योर इसी किस्म की कुछ चीज़ें हो रही होंगी। बगैर किसी सबूत के इस तरह बात करनी तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे इन पॉलिटिशियंस जो हैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ओपिनियन दूंगा नहीं। बात दरअसल फैल चुकी है और एक्यूजिशन जो है वो काफ़ी सीरियस है कि मैच फिक्सिंग हो रही है आईपीएल के अंदर। सो लेट्स सी आप लोगों के पास अगर इसके ऊपर कोई अपडेट है, ये कैसे पॉलिटिशियन हैं, क्या ये पागल हैं या इनकी इस किस्म के और भी बयान देते हैं अटेंशन लेने के लिए, या फिर बाकी क्रेडिबल नाम है, तो नीचे कमेंट्स दानी में लिखकर मुझे बता दो। संजू मासूम वैसे ही इंजरी करके जो है बाहर निकला हुआ है, तो पीछे क्या चल रहा है ये पराग शराग जो है ना, नहीं, मैंने इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी ना जिसके अंदर वो बंदा जो है वो आया था स्टेडियम में से, वो भीड़ को तोड़ता हुआ आया था और उसके कदम छूना शुरू हो गया था। तो मैंने यही कहा था कि जरूर इसने खुद ही जो है हायर किया हुआ है पैसे जैसे दे के। ये मतलब अब इतना भी क्या है कि बंदे जो है वो पुलिस थाने में जाने के लिए रेडी हुए हैं, बस किसी तरह हमारे जो है पाँव छू ले। कोई पता नहीं इसके अपने ही जो गैंग शैंग के बंदे जो कहते हैं ना कि हम 2-1 हफ्ता गुजार लेंगे, कोई मसला नहीं सर, आप बताएं आपने करवाना क्या है, ये करवा लो। मेरा बचपन का शौक है कि मेरी टांगों को कोई छू ले क्राउड में से आके। बहुत से हमारे इंडियन दोस्त अभी कहते थे कि वो जिस मोहल्ले का है, जिस इलाके का है, जो 400 लोग उधर रहते हैं उनमें वो बड़ा मशहूर है। हमारे भी यहाँ पर हर जगह ही होते हैं, जो जिस मोहल्ले का होता है वहां से अगर वो कुछ भी कर ले लाइफ के अंदर तो वो वहां पर बहुत मशहूर हो जाता है। लेकिन ये लेवल ऑफ स्टारडम के लोग जो हैं वो छलांगे मार के अपनी जान हथेली पे रखकर घुस रहे हैं पराग साहब के पाँव को हाथ लगाने के लिए, जब उनके पास और भी इतने प्लेयर्स हैं देखते हुए, वो वहां पर ना थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि शायद कुछ दे दिला के सीन हुआ है। खैर कोई सॉलिड किस्म के इसके ऊपर अपडेट आई हुई है तो मुझे नीचे कमेंट्स आने में लिखकर बता देना कि चल क्या रहा है ये फिक्सिंग विक्सिंग। अब बात करेंगे पेशावर जल्मी के मैच के बारे में जो कि कराची के साथ हुआ। बड़े कांटेदार मैच हुआ, शुक्र है कि पीएसएल के अंदर कोई जो है जबरदस्त किस्म का मैच हुआ वो कल ही हुआ। ये बेसिकली उस पिच के ऊपर मैच हुआ जिस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बूढ़े लोग जो मर गए थे उनकी कब्रों से मिट्टी लाकर इन्होंने ये पिच बनाई थी कराची की। अब वो अपना रंग रूप दिखाना शुरू होगी। अजीब किस्म की पिच है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले जितने भी मैचेस थे उनके अंदर इसी तरह हुआ है। इसी पिच इन्हीं कंडीशंस के ऊपर मेरे दोस्त बॉबी को बहुत गालियां पड़ रही कि बॉबी ने जो है वो ओडीआई की इनिंग्स खेल ली, 40 रन बनाया, पता नहीं 45 बॉलों के ऊपर, सारा पावर प्ले खा गया। भाई हम भी बोलते हैं, हम भी इधर बैठ के यही बोल रहे होते हैं जब वो इस तरह कर रहा होता है। ये कंडीशंस नहीं थी इनके अंदर, इसी किस्म की बैटिंग बन रही थी। अगलों ने भी जो है वो इसी तरह मर मर के चेस किए, 8 आउट उनके हुए हुए थे। हाँ लेकिन ये नहीं मैं कहूंगा कि बॉबी टोटल कंट्रोल में था। बॉबी पहली बॉल की दूसरी बॉल के ऊपर भी जा रहा था, मीर हमजा ने टोटली नचाया हुआ था उसको। उसके बाद उसका कैच भी ड्रॉप हुआ जो कि कॉट एंड बॉल हो रहा था। एजिस के भी चौके शौके निकले तो हालत बहुत ही खराब थी। बड़ी मुश्किलों से उसने जितने भी रन बनाए उस वक्त। वैसे जब वो आउट हुआ है कुछ 40 रन पे आउट हुआ है, 60 के ऊपर, मतलब टोटल टीम के रन से उसमें से 40 तो इसके थे। तो पूरी टीम की हालत खराब हुई हुई थी। खैर बॉलिंग भी सारी यही खा रहा था, बट जो भी हो कंडीशंस बुरी थी। लेकिन बॉबी भी कोई इतना कन्विंसिंग वो नहीं दे रहा था। उसके बाद उन्होंने अपना एक जो जिस पे वो आउट हुए रिव्यू भी खा के गए हैं।
ये हरकतें पता नहीं कब हमारे, अभी तक हमारे कप्तानों को ये चीज़ लेनी नहीं आई कि रिव्यू लेना किस तरह है, कब लेना है, बॉलर की सुननी है कि किसकी सुननी है। हमारे माशाल्लाह इसमें हम अभी दुनिया से इतने पीछे हैं, बाकी सब चीज़ें तो बहुत बात की बात है, हमें रिव्यू लेना नहीं आता। उसके अलावा वुड जब बॉलिंग करा रहा 8 रन्स के ऊपर था, उसकी तीनों रेड थी, वार्नर आउट हो चुका था, बॉबी साहब ने रिव्यू नहीं लिया था क्योंकि वुड बॉलिंग करा रहा था। अब वो जब फॉरनर जो बॉलर शॉलर होते हैं ना, वो फिर इसी किस्म की बातें करते हैं कि जी आप कप्तान हैं, आप डिसाइड करें, कीपर से पूछें, मुझे नहीं पता, मुझे तो आउट ही लग रहा है, इतना सही कह देते हैं। इनको आदत होती है कि बॉलर जो मिनते तरले शुरू करते हैं, खुदा दी कसम है सर आउट है यार, तू एक बारी मेरी गल सुन ले, आउट है, ये इस चीज़ की आदी है। उसकी उस फीडबैक की बेस के ऊपर ये लोग रिव्यू लेते हैं। जब फॉरनर ने वो फीडबैक नहीं दिया तो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, क्योंकि इनको आदत ही वो है पाकिस्तानी फीडबैक की जिसके अंदर मिनते तरले रोना शुरू हो जाते हैं। गोरा है, जैसे ही वो आउट हुआ बात पाकिस्तानियों के ऊपर आ गई, हम कांपना शुरू हो गए कि भाई अब इनसे नहीं होना, कराची वालों से अब नहीं चेज होना। खैर उसके अलावा बाबर ने अच्छी कप्तानी की है। बहुत से लोग इस बात पे भी कह रहे हैं आखिरी ओवर इसका नहीं बनता था, उसका नहीं बनता था। जब इतना लो स्कोरिंग मैच हो रहा होता है, आप अपने सारे अच्छे बॉलर्स को लगाकर ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे होते। मैच बना ही इसलिए था क्योंकि उसने शुरू में ही अपने जो प्राइम बॉलर्स हैं उनको लगाकर 8 विकेटें ले ली, वहीं पे 9 आउट होते तो मैच और ज्यादा बन जाता। तो उसने अपना काम कर लिया था। ये होती है अग्रेसिव कप्तानी, जो ये नहीं करता था, अब वो कर रहा है, तो इसके ऊपर सराहना चाहिए। इनको पता था कि इनके पास पांचवा बॉलर नहीं है, पांचवा बॉलर ही हुसैन तलत और साइम अयूब को मिला के इन्होंने बनाया, मतलब टीम कॉम्बिनेशन ही यही थी। और अच्छी चीज ये है कि कराची को भी पता था कि इनके पास पांचवा बॉलर नहीं है, तो आखिरी ओवर उसी का आएगा, उसी के अंदर ये मारेंगे। अब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वो जो पांचवा जो बॉलर है उसका ओवर पहले ये करा देते, तो जब तक वार्नर खड़ा हुआ था ना बेटा, ये जो मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि रिजवान साहब और इनके एक इंटरव्यू पिछले दिनों आए थे, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि इन दोनों में मसला क्या है, कि जब भी कोई हल्का बॉलर आता है ये उसको नहीं मारते कि कहीं कप्तान हटा ना दे, उसके 2-3 ओवर इस तरह खा जाते हैं, उसके बाद उसको मारने की कोशिश करते हैं, बॉलर फिर भी चेंज होता है, दूसरा आता है वो उनको आउट भी कर देता है। और होता ये कि जो पहले 3 ओवर इसने मीठे बॉलर के ज़ाया किए होते हैं, वो 2 और उसके 5 बॉलर वैसे ही निकल जाते हैं। जो जो पीछे बैटर्स रह जाते हैं उनको ना सिर्फ 10 रन पर ओवर के हिसाब से चलना होता है, बल्कि मुश्किल बॉलर्स को भी मारना पड़ता है। तो ये इस वजह से ये सारा मसला है कि ये ईजी बॉलर्स को इसलिए नहीं मार रहे होते कि 1-2 ओवर इसके निकल जाए और ये पूरे अपने 4 ओवर कोटा करा के चला जाए, आखिरी ओवर में इसके मार देंगे। ये इसका अपना बयान आया था, रिजवान कहता, मैंने पूरी वीडियो इस चीज़ के ऊपर बनाई हुई थी कि इनके माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम है। ये वार्नर जैसे जो लोग हैं ना, वो वेट कर रहे होते हैं कि कब वो वीकेस्ट लिंक आएगा, इस ओवर में ही मैच खत्म करना है, उसी एक ओवर में ये खत्म कर लेते। अगर पहले हुसैन तलत को ये दे देते ना ओवर, या फॉर दैट मैटर अगर साइम का भी एक और ओवर होता, तो उसी ओवर के अंदर ये खत्म करते, कि अगर उन्होंने पूरा हिसाब लगाया होता कि आगे फिर किसके बचे हुए हैं, आखिरी ओवर किसका आ रहा है। तो कराची वालों ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली रखी हुई थी। उनको पता था कि आखिरी ओवर जो है वो पांचवा बॉलर ही जो है, जो पार्ट टाइम बॉलर कराएगा, उसको पड़ेगी। हाँ, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि हुसैन तलत को कराना चाहिए था कि साइम को कराना चाहिए, क्योंकि हुसैन ने पूरे मैच में कोई ओवर ही नहीं कराए, साइम अयूब ने फिर भी कोई 2-3 ओवर कराए हुए थे, तो मेरा ख्याल में वो बेहतर चॉइस था। लेकिन स्पिनर को आखिरी ओवर में पड़ ही जाती है, तो मेरा ख्याल में गुड डिसीजन थी, जो भी थी अच्छी कप्तानी थी, यही हो सकता था। मैच इसी तरह बन सकता था जिस तरह उसने बनाया है। स्कोर थोड़ा सा कम था, 5-10 स्कोर और होते, और वार्नर का एलबीडब्ल्यू रिव्यू अगर लिया होता तो मैच पूरी तरह से ऑन हो जाना था, इनफैक्ट पेशावर जीत भी जाना था। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सब लोगों को कि कराची की लेग जो है वो खत्म होगी। कराची की जो शर्मिंदगी थी, जिसमें गोरे कमेंटेटर्स आके जो है मिन्नतें कर रहे थे कि खुदा के लिए मैच देखने के लिए, और जो गोरे तक आके मिन्नतें करने पर आ गए थे, इतना मजबूर किया है, वो अब हमें अजियत नहीं झेलनी पड़ेगी। अब लाहौर में, मैं तो कहता हूँ लाहौर, मुल्तान, पेशावर इधर ही करा दो, पिंडी शिंडी फुल क्राउड होता है, कम से कम एक माहौल बना हुआ होता है कि पाकिस्तान का एक इवेंट है, उसके अंदर आके लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर उसी से मुझे याद है कि बाबर भाई जो है वो एक दफा फिर से, पहले मैच में भी लेफ्टी, दूसरे में भी लेफ्टी, तीसरे में भी लेफ्टी, चौथे में भी ये लेफ्टी से ही आउट हुए हैं, लेफ्टी के बनी हो गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस मैच के, इस क्रिकेट के अंदर से लेफ्ट हैंडर्स को बाहर निकाल दो। लेफ्ट हैंडर्स तो वैसे ही शैतान के पुजारी होते हैं, ये इंसान ही नहीं, ये स्नेक पीपल होते हैं जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं ना। आपके आसपास जितने भी हैं उनको ये वीडियो दिखा दो, उनको बता दो कि तुम लोग इंसान नहीं, तुम्हारा राज हमने फाश कर लिया है। तो ये लेफ्ट हैंडर सारे बैन हो जाने चाहिए क्रिकेट से, स्पेशली मेरे बॉबी के लिए, उसको लेफ्टियों के सामने मत डालो। बॉबी तुमको ऐसा कोच रख लो कि तुम्हें कम से कम जो है ना, लेफ्ट हैंडर के ये मतलब नहीं होता कि तुम बॉलिंग मशीन को जो है खब्बे साइड के ऊपर रख लो, फिर वहां से बॉल निकल के आ रही तो बड़ी अच्छी है। तुम्हें अब कोई बेहतरीन कोच की जरूरत है जो तुम्हारे मसले हैं, जिस लेवल पे तुम खेल रहे हो, मसले भी तुम्हारे किसी और लेवल के होंगे जो किसी और लेवल के कोचेस सॉल्व करेंगे। खैर हारिस ने भी छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन कर दी थी, अच्छा है, कोई थोड़ी स्ट्राइक रेट तो खैर कल नहीं कर सका। साइम अयूब जो है एक दफा फिर से फेल होके गए हैं भाई, थोड़ा सा टाइम हो गया, अब मेरा ख्याल में आपको कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये पुरानी ग्लोरी जो आपने 2 सीरीज कर ली है, उस वक्त भी कह रहा था कि हम लोग जो है वो साइम 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 कर रहे हैं, बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। फखर कभी बिल्कुल पागल हो गए थे, दोनों बहुत चले, साल के अंदर उनके एक एक महीने के स्पेल आए हैं, कोई ऐसे वो भी नहीं आए कि हमें जो है सारे सोल्यूशन मिल गए थे। तो इनको भी कम से कम, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसके अंदर डिमांड की जा रही है, कोई इंटरनेशनल लेवल नहीं है जिसके ऊपर कह रहे हैं कि वहां पर जाकर जो है 400 रन बनाओ।
ना हो। मीर हमजा ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत ही ज़बरदस्त इनफैक्ट बॉलिंग कराई है। और ये कोई टीचर भी आई हुई थी वहाँ पे, मैं हमें जो बीकन हाउस की थी, वहाँ पर आके अपने एग्जाम्स वगैरह पेपर जो हैं वो चेक कर रही थी। बेहतरीन। अब पता नहीं इसके ऊपर खुश होना है कि नहीं होना। बिजी लोग हैं बहुत, कराची के लोग बहुत बिजी हैं, काम लेके आए होते हैं स्टेडियम के। अली रज़ा एक दफ़ा फिर से बेहतरीन बॉलिंग करा के गया है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, 147 148। शुक्र है कि पेश निकाल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही इंजरी की खबर इनकी भी आने वाली, लेकिन इनका एक्शन बहुत ही साफ सुथरा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरे ख्याल में इसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पीसीबी अभी इनको पकड़ ले, इनको अपनी पता नहीं वो अपनी छाँव के नीचे रखे तो क्या इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये भी एक डिबेट वाली बात है। कल की किट फिर जो है तकरीबन एक ही रंग की थी। इससे पिछला भी जो मैच हुआ था वो भी दोनों एक ही रंग का था, वो उसी के ऊपर फंसे हुए। पहली वीडियो बनाई थी कि जी होम एंड अवे के ऊपर फंस गए, कि जो अवे वाली है वो अवे ही पहनेगी, होम वाली होम ही पहनेगी। बेशक उन दोनों के रंग जो है वो मिलते हों, दो दो किटें बनाई नहीं है, लेकिन दो रंग के नहीं करने। काले और डार्क ब्लू कल खेल रहे थे, फिर समझ नहीं आ रही थी। अभी तो फिर ये काले और डार्क ब्लू थे। इससे पिछला मैच जो मुल्तान सुल्तान और कराची कराची का हो रहा था वो दोनों ही डार्क ब्लू में थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी जो है एक होम की और एक अवे की खेल के एक मैसेज देना चाह रहा था। इतनी अकल नहीं थी कि कोई बता दे यार दोनों रंग जो है वो मिल रहे हैं। हम पाकिस्तानी हो के क्रिकेट देख के हमें मसला हो रहा था कि यार ये कौन सी टीम है, ये कौन सी टीम के अंदर, क्योंकि प्लेयर्स तो वैसे भी जो है वो बांटते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। हमें इशू हो जाता है ये देख के, उनको कोई समझ ही नहीं आ रही, कोई बताने वाला नहीं है इस वक्त पीसीबी में जो उनको ये कहते हैं कि यार होम एंड अवे इतनी रिलीजियसली कोई पत्थर पे लकीर नहीं है भाई। अगर एक जो है वो एक ही तरह के शेड्स बन रहे हैं तो दूसरा कलर जो है वो यूज कर लो, होम एंड अवे के अंदर मत फंसो। अब पीला और अगर नीला हो रहा होता तो दूर से नजर आ रहा होता कि पेशावर की कौन सी टीम है और कराची की कौन सी टीम है। कराची और मुल्तान जब खेल रहे थे उनके भी दो दो रंग थे, कुछ समझ नहीं आई। खैर बहुत अकलमंद सब लोग हैं भाई, हम ही बेवकूफ हैं। केकेआर गुजरात का भी मैच हुआ है कल, जिसके अंदर एक दफा फिर गिल्ली की क्या कोई फॉर्म आ चुकी है। गिल्ली बिल्कुल पागल हो चुका है, 90 रन बनाए हैं खूबसूरत करके। केकेआर एक दफा फिर से वन साइडेड हार के गया है, कोई मूड नहीं है। रिंकू सिंह जब तक गरीब था उसके अंदर कुछ ना कुछ था, जैसे हमारे शाहीन जब तक वर्जन थे। ये सब लोग शादियों के बाद, राशिद खान मासूम शादी के बाद पता नहीं उसके साथ क्या हो गया, हसन अली मासूम के साथ भी यही हुआ था, वो वापस आ चुका है। उसी तरह रिंकू भी जब से उसके पास पैसे आए हैं उसके अंदर वो बात नहीं रही है। वेंकटेश अय्यर के बारे में बात करनी पड़ेगी कि इनको भी तकरीबन 24-25 करोड़ के अंदर खरीदा गया था। वो पॉइंट तो 27 के ऊपर गए थे, ये साहब भी जो है कुछ 24 करोड़ के अंदर ये बिके थे। इनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लो कि अभी तक कर क्या रहे हैं। वो दूसरा ईयर तो फिर भी श्रेयस जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, इसके बारे में पता नहीं कोई बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सही सुदर्शन जो है वो एक दफा फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस, हमें ऑरेंज कैप भी इन्हीं के पास ही है। बेहतरीन परफॉर्मेंस फिर दे के चले गए हैं, अकेले ही है जो कि एक स्ट्राइक रेट, मतलब एक स्ट्राइक रेट तो इसके ऊपर है 140-50 के ऊपर है, एवरेज भी जबरदस्त है। तो स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों अच्छी होना T20I के अंदर एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है जो कि इसने रखा हुआ है। खैर भाई ये हैं खबरें क्रिकेट की दुनिया से। बड़ा कुछ हो गया आईपीएल के अंदर, जो ये फिक्सिंग विक्सिंग का मामला चल रहा है इसके अंदर पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स जो भी इन्वॉल्व हैं, मुझे तो इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कॉमेंट्स दानी में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैचेस तो थोड़े अजीब से हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्लेम्स कितने सीरियस हैं कितने नहीं हैं हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।